इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 जुलाई के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का। तो इस पर हम लोग बात करेंगे एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो लोग कितने बड़े हैं और कितना अफेक्ट करते हैं इंडियन मार्केट को। इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि एफपीआई में मूव कैसे आती है और इस सेल ऑफ से जो वो लोग बेच के जा रहे हैं अपने एसेट, उस सेल ऑफ से कितना फर्क पड़ेगा इंडिया को। तो हर्षद मेहता ने बोला था कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ लेकिन लाइटर जरूर रखता हूँ अपनी जेब में। उसने उसके साथ ही साथ बोला था कि इन्वेस्ट करो इंडिया में, और ये सब उसने बोला था कुछ 20 साल पहले। लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं जो बाहर से पैसा लगाते हैं, उन्होंने 1993 के बाद से सबसे बड़ा सेल ऑफ किया है इस बार। इससे पहले जब उन्होंने सेल ऑफ किया था तब कोविड आया था। तो एफपीआई होते क्या है, व्हाट आर एफपीआई? कोई सा भी ऐसा फंड जो इंडिया का ना हो, जो होम का ना हो, जो होम कंट्री का ना हो और आउटसाइड ऑफ होम कंट्री हो, उसको बोलते हैं हम लोग एफपीआई। वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में, स्टॉक मार्केट में, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, अमेरिकन डिपॉजिटरी डिपॉजिट और ग्लोबल डिपॉजिटरी डिपॉजिट जीटीआर में। इसके साथ ही साथ जो उनका पेमेंट होता है, जो भी उनका फंड होता है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखाई देता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर उनका कैपिटल अमाउंट जो होता है वो इंडिया का, जैसे इंडिया का अगर कैपिटल अमाउंट मानूं, इंडिया के पास कुछ पैसा होगा तो उस पैसे में फॉरेन इन्वेस्टर का भी पैसा इंक्लूडेड होता है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोगों को मेजर करना है तो वो मेजर होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक मॉनेटरी साल में, मतलब एक फाइनेंस ईयर में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है, उसको हम लोग मेजर करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। अब एफपीआई की सिग्निफिकेंस की बात करें तो एफपीआई इंटरनेशनल क्रेडिट प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट को लिक्विड बनाता है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट को अगर देखते होगे, फॉलो करते होगे, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक मार्केट में जैसे ही आप सेल करते हो या बाय करते हो तुरंत हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का बहुत सारा पैसा इन मार्केट में पड़ा हुआ है, उसकी वजह से ये मार्केट पूरा लिक्विड हो चुका है। और इक्विटी मार्केट को प्रमोट करता है। इक्विटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट इन सबको प्रमोट करता है। एफपीआई कितने बड़े होते हैं और क्या अफेक्ट करते हैं? अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 13 की बात करूं तो एफपीआई ने 25.8 बिलियन पैसा डाला था इंडियन मार्केट के अंदर, जिससे कि सेंसेक्स एक साल में 8.2% बढ़ा था। और लास्ट ईयर में बात करूं तो एफपीआई ने 37 बिलियन 2021 में डाला है। इस साल के जून तक एफपीआई ने 18 बिलियन पैसा निकाल चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा सेंसेक्स डाउन आ चुका है, 18.3% डाउन हो चुका है। मई 2022 की बात करूं तो यूएस एफपीआई, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एफपीआई से, उनके पास उन्होंने इंडिया में 17.5 लाख करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करके रखा है। मॉरिशस के जो एफपीआई है उन्होंने 5.24 लाख करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करके रखा है इंडिया के अंदर। और साथ ही साथ जो सिंगापुर के एफपीआई है उन्होंने 4.25 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके रखा है इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं एफपीआई, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, वो इतना मूव क्यों करते हैं? पहला कंडीशन है कि उनको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। कोई भी इन्वेस्टर अगर अपना पैसा कहीं पे भी लगाता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको रिटर्न ज्यादा ही मिले। अगर उसको इकोनॉमिकली ग्रोथ नहीं मिल रही है तो वो अपना पैसा नहीं डालेगा। सेकंड होता है यूएस फेडरल रिजर्व के लिए की वजह से, जैसे इंडिया में आरबीआई होती है, वैसे यूएसए में यूएस फेडरल रिजर्व होता है। वो लोग क्या करते हैं, बैंक लोन का इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। और जो भी एफपीआई से इमर्जिंग मार्केट हो गया, जैसे इंडिया का मार्केट हो गया, ये सब इमर्जिंग मार्केट में आते हैं। इमर्जिंग मार्केट से एफपीआई आउट होने लग जाते हैं और वो लोग जाके गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लेते हैं अमेरिका के। तो बेसिकली हुआ क्या है, जब गवर्नमेंट यूएस फेडरल रिजर्व बैंक लोन बढ़ा देता है, बैंक लोन पे इंटरेस्ट बढ़ा देता है, तब करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, वहां पे डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है। इसके साथ ही साथ जो एफपीआई होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो वहां के होते हैं, वो लोग इमर्जिंग मार्केट से आउट होने लग जाते हैं। इमर्जिंग मार्केट वो मार्केट होते हैं जहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट का स्कोप होता है। लेकिन जब उन्हीं की करेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो लोग एफपीआई क्या करते हैं, उनको गवर्नमेंट बॉन्ड से अच्छा रिटर्न मिल जाता है, वो सिक्योर भी होते हैं, तो वो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने लग जाते हैं और हमारे मार्केट्स आउट हो जाते हैं। एफपीआई के सेल ऑफ से क्या इफेक्ट आता है? पहला इफेक्ट आता है लोकल करेंसी को। जब भी एफपीआई कुछ खरीदता है वो डॉलर लेके आता है, डॉलर को एक्सचेंज करता है रुपीस के अंदर और कोई सा स्टॉक या फिर बॉन्ड खरीद लेता है। इम्पैक्ट क्या होता है, जब रुपए की वैल्यू, रुपए की सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है मार्केट के अंदर, जिससे कि रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है। और जब वो लोग सेल ऑफ करते हैं, सेल ऑफ के टाइम वो लोग क्या करते हैं, रुपीस में सेल करते हैं, उसके बाद एक्सचेंज करते हैं उन रुपीस को डॉलर के अंदर। इस कंडीशन में क्या होता है, रुपए की सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है। किसी चीज की डिमांड कम होने लग जाती है तो उसकी वैल्यू भी कम होने लग जाती है, इसी वजह से रुपए की वैल्यू गिर जाती है। और सेकंड इफेक्ट आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर। जब रुपए की वैल्यू गिर जाती है तो जो क्रूड ऑयल है
वो महंगा मिलता है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और रोजमर्रा की जो चीजें हो जाती हैं वो महंगी हो जाती हैं। तीसरा इम्पैक्ट आता है हमारा जो फॉरेन रिजर्व होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। अगर कोई भी एफपीआई फॉरेन पैसा अगर बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि फॉरेन जो रिजर्व है इंडिया के अंदर वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से कंट्री लोन ले नहीं सकती है। और चौथा इफेक्ट आता है स्टॉक की वैल्यू गिर जाती है, म्यूचुअल फंड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जो भी इक्विटी मार्केट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाने लग जाती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, कितने बड़े हैं और कितना इफेक्ट करते हैं सेंसेक्स के ऊपर। साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एफपीआई में मूव क्यों आती है, अगर सेल ऑफ होता है तो क्या इफेक्ट होता है, लोकल करेंसी को इफेक्ट होता है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी इफेक्ट करता है और फॉरेन का जो रिजर्व है वो भी कम हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनियन कैबिनेट ने जो एक्सटेंशन किया है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, उसके अंदर ये क्यों लाया गया था। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी मांग क्या है, प्रपोजल क्या रखा गया इसके अंदर और ओबीसी के लिए क्या कमीशन बनाए गए हैं। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने 13th टाइम एक्सटेंड किया है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी जिसको गवर्नमेंट ने 13th बार एक्सटेंड किया है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी ने 2015 में रिकमेंड किया था कि ओबीसी को हम लोगों को कैटेगराइज करना पड़ेगा 3 चीजों में, बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड में। 2 अक्टूबर 2017 को जस्टिस रोहिणी कमीशन बैठा गया था अंडर आर्टिकल 340 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इनका टास्क था कि ये 2 जनवरी 2018 तक रिपोर्ट सबमिट करें इसी के रिगार्डिंग कि ओबीसी को कितना कैटेगराइज करना है। लेकिन ये रिपोर्ट वो लोग सबमिट नहीं कर पाए इनिशियली 2 जनवरी 2018 को, जिसको 13th बार एक्सटेंड किया है और अब ये रिपोर्ट उनको जो सबमिट करनी है वो 31 जनवरी 2023 को सबमिट करनी है। कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी की मांग क्यों करी है? जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओबीसी के अंदर और डिफरेंट कास्ट ओबीसी के अंदर उसको जांचना है और एक साइंटिफिक अप्रोच निकालनी है, मैकेनिज्म निकालना है जिससे कि ओबीसी को सब कैटेगराइज कर लिया जाए। जो ओबीसी के अंदर सब कास्ट आती है, कम्युनिटीज आती है और डिफरेंट टाइप की जो कास्ट आती है उन सबको भी कैटेगराइज करना ही इसका उद्देश्य है। तो इसका प्रपोजल रखा गया था कि जो 25% रिजर्वेशन देके रखा है ओबीसी को उसको फर्दर डिवाइड करा जाए 1, 2, 3, 4 के अंदर। उसके अंदर 2%, 6%, 9%, 10% रिस्पेक्टिवली अलग अलग कम्युनिटी को बांटा जाए। और साथ ही साथ सेकंड चीज जो लोगों ने डिस्कस करी थी कि ओबीसी का जितना भी रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज किया जाए जिससे कि उनकी कैटेगरी, जिससे कि ओबीसी को फायदा होगा। इससे पहले भी ओबीसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम किया था। 1953 में कालेकर कमीशन उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ऐसी बैकवर्ड क्लासेस जो कि एससी और एसटी ना हो और उन्होंने नाम दिया था अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के अंदर। मंडल कमीशन की 1980 की रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया था कि ओबीसी की पूरी पॉपुलेशन 52% है जिसमें 1257 कम्युनिटी को उन्होंने एज ए बैकवर्ड कम्युनिटी बताया गया था। तो पंजाब गवर्नमेंट रिसेंटली मीट नहीं कर पाई है उसके टारगेट को और वो टारगेट था डायरेक्ट सीडेड राइस का। अगर हम लोग फॉर्मल मेथड देखें राइस ग्रो करने की तो पानी के अंदर ही राइस के बीज डाल दिए जाते थे और उससे राइस को ग्रो किया जाता था। लेकिन जो न्यू मेथड है डायरेक्ट सीडेड राइस की, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पानी के नीचे जो मिट्टी होती है के अंदर राइस को ग्रो करेंगे और इस मेथड की ये पूरी प्रोसेस है। बेसिकली इसको शॉर्ट ड्यूरेशन लगता है। जो नई मेथड है डायरेक्ट सीडेड राइस की, इसमें 35 to 55 डेज में एक छोटा सा पेड़ आ जाता है। साथ ही साथ मीडियम ड्यूरेशन के अंदर इसको केवल 55 से 75 दिन लगते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर अगर मैक्सिमम राइस का हो गया तो 75 से 95 डेज के अंदर राइस आ जाता है, जबकि फॉर्मल मेथड के अंदर मिनिमम ही 100 डेज लगते हैं। एडवांटेज की बात करूं डायरेक्ट सीडेड राइस की तो इसके अंदर पहला एडवांटेज ये आता है कि लेबर जो रिक्वायर होती है फार्मिंग के लिए वो कम होगी और ग्राउंड वाटर बढ़ जाएगा इससे। साथ ही साथ जो खेती की यील्ड है, मतलब खेती जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है। इसको लेके कुछ इश्यूज हैं। पहला इशू यही है कि क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है 42 to 43 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी जो रिसेंट टेम्परेचर है पंजाब के अंदर वो 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है मिनिमम। और रेनफॉल इसके लिए ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इस बार बारिश भी पंजाब में काफ़ी कम हुई है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जो नए किसान हैं डायरेक्ट सीडेड राइस को बनाना चाहते हैं या फिर उसकी फार्मिंग करना चाहते हैं तो उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कोई भी नई चीज आती है मार्केट के अंदर, अगर गवर्नमेंट उसका ट्रायल करती है, गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस देती है फार्मर को कि आप करो, हम आपके साथ हैं, तभी कोई नई चीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो ट्विटर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के ऊपर जो केस कर दिया उसके बारे में। तो ट्विटर के 58 मिलियन सब्सक्राइबर है इंडिया के अंदर। उसने ये बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिसयूज कर रही है अपनी पावर का और सेक्शन 69A का, सेक्शन 69A IT एक्ट 2000 है जिसमें ट्विटर का ये कहना है कि गवर्नमेंट इस सेक्शन का यूज करके ट्विटर को बोलती है कि हमारे ट्वीट्स
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो ट्वीट आते हैं उनको हटाओ। ट्विटर अपने आप को ये कह के प्रमोट करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करता है और हम लोग वो ट्वीट हटा नहीं सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको फोर्स करती है कि आप ट्विटर से ये ट्वीट हटाओ, अदरवाइज यहाँ से चले जाओ। तो ये एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 69A गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि कोई भी सोशल मीडिया साइट्स को वो ब्लॉक कर सकते हैं अगर वो इंडिया के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट आ जाए। तो इसी के थ्रू जब गाइवान वैली में इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक हुआ था चाइनीज आर्मी का, तो गवर्नमेंट ने 69A का यूज किया था और चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया था। इससे पहले भी व्हाट्सएप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर केस किया था गवर्नमेंट के नए आईटी रूल को लेकर के। ये आईटी रूल था आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल ऑफ 2021 का। इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी सोशल मीडिया साइट को फर्स्ट ओरिजिनेशन ऑफ कंटेंट गवर्नमेंट को बताना पड़ता था। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के रेगुलेशंस लगा दिए थे गवर्नमेंट ने। व्हाट्सएप ये बोलता था कि हम E2E इंक्रिप्शन कर रहे हैं, हमारे पास में जो भी चैट करते हैं लोग वो उन दोनों के बीच में ही रहता है, ये चैट हम लोग किसी को दे नहीं सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि ये जो E2E इंक्रिप्शन है वो आपकी पॉलिसी है, वो व्हाट्सएप की पॉलिसी है, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इंडिया के अंदर अगर आपको रहना है तो इंडिया के लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। और इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी आकर प्राइवेसी रूल लोगों का छीन नहीं सकती है। अगर इस टाइप से प्राइवेसी रूल जाने लग जाएगा लोगों का टेक कंपनीज के हाथ में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज ही नहीं कर पाएगी। तो इसी को लेकर के व्हाट्सएप ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर केस किया था, लेकिन उस केस का कुछ रिजल्ट निकला नहीं था। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये मेंटेन करना पड़ता है कि इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। भले ही कोई भी व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, वो लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर वो लोग मनमानी करना अगर स्टार्ट कर दिए तो आने वाले टाइम में एडिटेक कंपनीज का रूल हो जाएगा। साथ ही साथ आपको पता ही है सोशल मीडिया कितनी इन्फ्लुएंशियल है, कुछ ही सेकंड लगते हैं कुछ चीज़ों को वायरल करने में। अगर गवर्नमेंट इंडिया की स्टेप नहीं लेगी इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, तो ये सब आगे चल के कंपनियां दिक्कत देंगी इंडिया को।